अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर एलिविचवीज एंड CMW स्टूडेंट्स। हमारा पहला टॉपिक में कुछ टर्म्स आती हैं जिनको याद करना जो है, जिनके बारे में हमें होना होना जो है वो ज़रूरी है। एंटीनेटल केयर हमारी फर्स्ट टर्म है। एंटीनेटल केयर क्या होता है? ऐसी केयर जो फीमेल को कंसेप्शन में टिल बर्थ तक, कंसीव करने से लेकर बेबी डिलीवर करने तक जो है उसको केयर प्रोवाइड की जाती है, उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। ये एक ऑब्स्टेट्रिक की ऐसी प्रिवेंटिव ब्रांच होती है जिसमें हम प्रेगनेंसी से लेकर बेबी डिलीवर करने तक जो है फ़ीमेल की सुपरविजन करते हैं, प्रेग्नेंट फ़ीमेल की सुपरविजन करते हैं ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें डिजीज़ से, इन्फेक्शंस से, और बेबी ये इंश्योर करने के लिए टू इंश्योर हेल्दी मदर एंड बेबी कि इससे माँ और बच्चा जो है वो दोनों सेहतमंद रहे, इसलिए ये केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एंटी मीन्स बिफोर एंड नेटल मीन्स बर्थ। इसके दो प्री टर्म्स आते हैं, एंटी एंड नेटल। Antenatal care is defined as care before birth, called antenatal care. It is the preventive branch of obstetrics and constituent supervision of a woman throughout pregnancy to ensure healthy mother and baby both. उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन है। इसके अंदर प्लेसेंटा का कोई भी हिस्सा, कोई भी मेम्ब्रेन, फीटस का कोई भी हिस्सा 24 वीक्स अगर से पहले जो है कि 24 वीक्स तक अगर प्लेसेंटा को कोई भी हिस्सा, फीटस का कोई डेड या अनलाइव पार्ट जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहते हैं। इट इज़ एन एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन। इसमें सम टाइम कंप्लीट पार्ट एक्सट्रैक्ट हो जाता है, सम टाइम कुछ हिस्सा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है बॉडी से फीटस का, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है वो अंदर ही रहता है, लेकिन उसको हम अबॉर्शन ही कहते हैं। इट इज़ एन एक्सपल्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन विदाउट आइडेंटिफाइबल और विद अ फीटस और डेड बिफोर 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 24 हफ्तों से पहले जो है 24 हफ्तों तक जो है अगर कोई प्रेग्नेंट फ़ीमेल जो है उसकी बॉडी से, उसकी यूट्रस से जो प्लेसेंटा का कोई भी हिस्सा या पूरे का पूरा प्लेसेंटा का हिस्सा और मेम्ब्रेन फीटस का जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है APH, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी में हमने पहले पढ़ा था, एंटी बिफोर है, बर्थ से पहले है। एंटीपार्टम हेमरेज के बर्थ से पहले अगर किसी किस्म की ब्लीडिंग फ़ीमेल की थ्रो वजाइना जो है वो होती है, बेबी की बर्थ से पहले 24 वीक्स तक जो है अगर उसको किसी किस्म की ब्लीडिंग होती है, उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग थ्रो वजाइना आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर बर्थ ऑफ बेबी। नेक्स्ट हमारी टर्म है अडहेरेंट प्लेसेंटा। अडहेरेंट प्लेसेंटा क्या होता है? एज़ वी नो कि जो लास्ट थर्ड स्टेज होती है लेबर की, उसके अंदर बेबी यूट्रस से जो प्लेसेंटा होता है वो आउट हो जाता है, बॉडी से प्लेसेंटा आउट हो जाता है, लेकिन अगर यूट्रस की वॉल के साथ जो है प्लेसेंटा फिर्मली अटैच रहे, स्ट्रांगली अटैच रहे, वो मजबूती से जो है वो उसके साथ, उसकी दीवार के साथ जुड़ा रहे, वो उस जगह को ना छोड़े, वो बॉडी से एक्सपेल ना हो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी, तो उस प्लेसेंटा को हम अडहेरेंट प्लेसेंटा कहते हैं, मतलब जुड़ा हुआ प्लेसेंटा। अ प्लेसेंटा इज़ फीमली अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फेल्स टू सेपरेट, क्योंकि हमें तो पता है कि वो थर्ड स्टेज में सेपरेट हो जाता है, लेकिन अगर वो इस काबिल ना हो, वो फेल हो जाए कि वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो सके, तो उस प्लेसेंटा को हम अडहेरेंट प्लेसेंटा कहते हैं। अ प्लेसेंटा इज़ फीमली अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस एंड फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हमारी टर्म है एटीट्यूड। एटीट्यूड बेबी का जो एटीट्यूड है लेबर से पहले, जब वो मुंह बाहर जो है वो उसको एक्सपेल करवाया जा रहा होता है डिलीवरी के दौरान, तो उस सिचुएशन में बेबी का जो एटीट्यूड होता है उसको हम क्या जो बेबी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है हम उसको एटीट्यूड कहते हैं। अब बेबी उसमें क्या करता है? पहले फ्लेक्स करता है। फ्लेक्शन होता है कि वो अपनी टांगे और जो है वो इस तरीके से जो है वो मोड़ लेता है
बिल्कुल ऐसे जो है वो बाइंड कर लेता है, टर्न कर लेता है। उसके बाद वो डी फ्लेक्शन करते हुए जो लेग्स हैं उनको बैकवर्ड जो है वो मूव करवाता है, और एक्सटेंशन करते हुए नेक्स्ट उसकी स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन करते हुए वो अपना हेड साइड जो है वो आउटसाइड द वेजाइना जो है, सर्विक्स के थ्रू आउटसाइड द वेजाइना जो है वो मूव करने की कोशिश करता है, लाइक अ स्विमर, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये सारा जो प्रोसीजर जो बेबी का रिस्पॉन्स होता है लेबर पेन में, डिलीवरी के टाइम पर, उसको हम बेबी का एटीट्यूड बोलते हैं। द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ हेड, उसने फ्लेक्स किया, उसने उसके बाद डिफ्लेक्स करके अपना हेड साइड नॉर्मल किया, और उसके बाद जो है उसने एक्सटेंड करते हुए उसने आउटसाइड जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा जो है वो टर्म है ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और एमनियोटॉमी। ये एक ऐसा सर्जिकल मेथड होता है जिससे हम फीटल हार्ट रेट जानने के लिए या लेबर पेन को जो है वो स्पीड अप करने के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए, लेबर पेन इंड्यूस कराने के लिए, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं लेकिन उसको लेबर पेन जो है स्पीडी करने के लिए हम क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो सैक होता है उसको हम रप्चर कर देते हैं, पंच कर देते हैं, उसमें हमने खुद रप्चर किया होता है ना उसको, ताकि क्या हो, उसको लेबर पेन इंड्यूस होना शुरू हो जाए। ARM is the artificial rupture of membrane or amniotomy. It is the surgical method of induction of labor. नेक्स्ट हमारा टर्म है amniotic fluid embolism. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक ऐसी रेयर सिचुएशन होती है, कुछ फीमेल पेशेंट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो है वो हो जाती है, होती रेयर है लेकिन हो जाती है सम टाइम। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना वो मैटरनल सर्कुलेशन, मतलब मदर के ब्लड के अंदर जो है वो एंटर होना शुरू हो जाती है। अब हमारा इसके अंदर क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो बेबी को कुशन प्रोवाइड करता है, यूट्रस के अंदर बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो एक बिल्कुल जो है उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये एक अब वो रहता तो यूट्रस में ही है, अब लेकिन क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के अंदर ऐसा हो जाता है कि जो हमारा जो बेबी के लिए वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मदर की सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और प्लेसेंटल साइड पर ना एक एम्बोलस बना देता है, एक सैक लाइक बना देता है, जो क्या करता है पल्मोनरी आर्टरीज़ को, सांस वाली जो आर्ट्रियोल्स हैं उनको जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उन्हें। Amniotic fluid embolism is a rare condition. It occurs when amniotic fluid enters into maternal circulation from uterus. Uterus से जाएगा और maternal circulation में enter हो जाएगा और placental side forming an embolus, और यहाँ वो placental side पर क्या करेगा, एक embolus बना देगा which obstruct pulmonary arterioles और capillaries. नेक्स्ट हमारे पास है टर्म एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एमनियोटिक सैक जो है उसको पंक्चर कर दिया जाता है। किसके थ्रू, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू और यूट्रस के थ्रू। क्यों किया जाता है पंक्चर, इसलिए ताकि एमनियोटिक फ्लूइड का हम सैंपल ले सकें, और सम टाइम हाइड्रोमिनोज केसेस में फॉर एग्जांपल कब किया जाता है, जब बॉडी में जो है उसके फ्लूइड की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Amniocentesis is a procedure of punching amniotic sac usually through abdominal wall and uterus to obtain sample of amniotic fluid for some investigation, and in polyhydramnios case जब यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड का जो वो जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाता है, उस टाइम पर या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल लिया जाता है, उसको रप्चर किया जाता है, और इन सेकंड केस जब फ्लूइड ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो है उसको रप्चर पंच करके उसके अंदर से जो है वो फ्लूइड को जो है वो कम किया जाता है। उसके बाद आ जाता है एंसेफेली, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो एक ब्रेन स्कल के अंदर से जो है ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है वो कम होता है, मिसिंग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया होता है। द वॉल्ट ऑफ स्कल वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर मिसिंग और रिड्यूस्ड टू स्मॉल मैस। द ब्रेन फेल्स टू डेवलप फोरहेड जॉइंट्स एंड नेक। अब ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल बेबी। ये देखें
ये फुल डेवलप्ड ब्रेन है, जिसके अंदर बेबी का जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये उसकी हेड साइड वगैरह देखें। अब ये सिचुएशन होती है एनसेफेली की, जिसके अंदर जो है उसका ब्रेन जो है वो प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं होता, और बेबी जो है जब वो पैदा होता है, बर्थ होती है उसकी, तो वो इस तरीके से होता है। उसकी जो है एनाटमी में इस तरह से चेंजेस आ जाती हैं, और इस वाले जो एबनॉर्मेलिटी होती है उसको हम एनसेफेली बोलते हैं। उसके बाद हमारा टर्म आ जाती है एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड ऑफ असेसमेंट है जिसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, जैसे ही बेबी की पैदाइश होती है, जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको हाथ में पकड़ा जाता है, उसी वक्त जो है उसको असेस किया जाता है। अब उसकी असेसमेंट में क्या है कि हम उसमें क्या असेस करते हैं, हम उसमें 5 चीज़ें जो है वो असेस करते हैं, और बेबी को उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्कोर देते हैं। अब ये एप्गार स्कोर इज़ अ मेथड ऑफ असेसमेंट स्टेटस ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड वेलबींग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एट बर्थ, इन विच वी सी A to appearance, P stands for pulse, G stands for Grimes response to stimuli, A activity muscle tone, and R stands for respiratory muscle efforts. अच्छा, एप्गार स्कोर में जो हम 5 चीज़ देखते हैं वो अपीयरेंस देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्राइमेस देखते हैं, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन देखते हैं। अब उसमें हम स्कोरिंग करते हैं। जैसे ही हमने बेबी को पकड़ना है, अब हमने देखा कि उसकी अपीयरेंस, उसका कलर किस तरीके से है। अगर तो बेबी जो है फुल पिंक होगा तो हम उसको 2 स्कोर्स दे देंगे। अगर बेबी की एक्सट्रीमिटीज़, फॉर एग्जांपल उसकी फिंगर टिप्स, उसकी फिंगर्स, या उसके जो फीट्स होंगे, उन वो जो है उसकी फिंगर्स ब्लू होना शुरू हो जाएंगी, या उसकी जो बिल्कुल एयर लोब्स जो हैं वो थोड़े ब्लू होंगे, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी पूरा ही ब्लू होगा या उसका कलर बिल्कुल पेल सा होगा तो हम उसको 0 स्कोर देंगे उसकी अपीयरेंस की बेस पर। इसमें से अगर हमने हाथ में बेबी पकड़ा, हमने देखा वो बिल्कुल ब्लू था, हमने उसको उसकी 2 में से हमने उसको 0 मार्क्स दे दिए। अब फिर हमने देखा कि एक और बेबी देखा जिसको जब हमने पकड़ा तो उसकी देखी हमने, उसकी सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू थी, उसको हमने 2 में से 1 मार्क्स दे दिए। अब हमने एक बेबी देखा बिल्कुल हेल्दी था और पिंक था, तो हमने उसको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दे दिए उसकी अपीयरेंस की बेस के ऊपर। सेकंड हमारे पास आ जाता है अब पल्स हमने देखनी होती है। एज वी नो के एप्गार score is a method of assessment status of oxygenation and well-being of newborn baby at birth, in which we say appearance, pulse, Grimes response to stimuli, activity, muscle tone, respiration और respiratory effort। अगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लेबर जो है, वो लेबर पेन्स जो है वो नेचुरली स्टार्ट होती है, नॉर्मली खुद ही शुरू होती है, लेकिन हमने क्या करना है, उनको स्पीड अप करना है। इसके लिए हम 2 कॉमन प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। या तो हम एमनियोटॉमी कर देते हैं, जिसमें उनका एमनियोटिक फ्लूइड का जो सैक है उसको फ्री कर देते हैं, या ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है वो पेशेंट को जो है वो रश कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है अस्कल्टेशन, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए, उनकी नॉर्मल साउंड्स सुनने के लिए जो है वो हम एग्जामिनिंग प्रोसीजर करते हैं, उसको बोलते हैं अस्कल्टेशन। अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स बाय लिसनिंग टू साउंड्स विच दे गिव आउट। अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी एंड लेबर। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर फीमेल का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है, HB लेवल जो होता है वो 10 या लेस देन 10 जो होता है वो हो जाता है, और 10 से कम जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो उसका HB लेवल होता है उसको हम अनीमिया बोलते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल का नॉर्मली भी जिसका 11 से कम होता है फीमेल का या मेल का, उसको हम अनीमिक बोलते हैं। द पेशेंट इज़ कंसिडर्ड अनीमिक व्हेन द लेवल ऑफ HB इज़ 10 और लेस ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद आ जाता है
बिशप्स स्कोर, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सर्विक्स की फेवरेबिलिटी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सर्विक्स की कितनी डायलेशन हुई है, सर्विक्स की हाइट देखते हैं, उसकी लेंथ देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं, और बेबी के हेड का जो है वो स्टेशन देखते हैं कि बेबी का जो हेड है वो किस साइड पर है। ये प्रायर टू डिलीवरी से जो पहले है, एक दफ़ा जो है वो फीमेल को जो असेस किया जाता है वो इसकी बेस पर किया जाता है, जिसमें हम सर्विक्स की डायलेशन देख रहे होते हैं। नॉर्मली अगर तो 0 हो तो हमें पता चल जाएगा जी इसकी डायलेशन सर्विक्स की नहीं हुई है। फिर अगर 1 to 2 सेंटीमीटर हो तो थोड़ी सी डायलेशन हुई है, स्लोली तो बिल्कुल माइल्ड सी जो है वो डायलेशन हुई है। अगर 3 to 4 सेंटीमीटर हो जाए तो स्ट्रॉन्ग डायलेशन जो है उसकी ज़्यादा हो गई है। ये हम इसके अंदर इसको स्कोरिंग की बेस पर जो है देखते हैं कि उसकी डायलेशन जो है वो 6-7 सेंटीमीटर तक हो जाए तो मतलब बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है। बिशप स्कोर इज़ अ मेथड टू असेस द फेवरेबिलिटी ऑफ सर्विक्स प्रायर टू इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले जो है वो फीमेल को हम असेस कर लेते हैं, इन विच वी असेस द डायलेशन, लेंथ, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन ऑफ सर्विक्स एंड स्टेशन ऑफ हेड। उसके बाद आ जाता है ब्रीच। एज वी नो के बेबी की मल्टीपल पोजीशंस होती हैं यूट्रस के अंदर, जिसमें एक पोजीशन होती है ब्रीच पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें यूट्रस के हेड साइड पर बेबी का जो है वो पेल्विक साइड होती है, लोअर साइड होती है, जो है, और बेबी के यूट्रस के जो है लोअर साइड पर, लोअर पोल वाली साइड पर बेबी का जो होता है वो हेड होता है। इन शॉर्ट जो बेबी जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। इस सिचुएशन को जो है वो हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन की बेबी की इस पोजीशन को हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। और नॉर्मली फीमेल्स को, अपने पेशेंट्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि सी सेक्शन तब प्रेफर किया जाएगा अगर बेबी की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो, क्योंकि बेबी जो है वो उल्टा है। It is a malpresentation in which fetus lies longitudinally with buttocks in lower pole of uterus. The presenting diameter is 10 centimeter. It is denominator in sacrum. Means बिल्कुल opposite होता है। इसको जो है वो हम मूव करवा सकते हैं, लेकिन बहुत कम सिचुएशंस में जो है वो हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि ये एक रिस्क होता है। बेबी जो है वो बिल्कुल जो है वो अपोजिट साइड पर है, मतलब उसका हेड साइड इस साइड पे होना चाहिए और जो बेबी की जो लोअर साइड है, लोअर पोल पेल्विक साइड है सारी, वो इस साइड पर होनी चाहिए। लेकिन बेबी जो है वो बिल्कुल जो है वो उसके उलट है। उसके लिए अगर जो भी गायनाकोलॉजिस्ट है वो उसकी मूवमेंट को ठीक करने के लिए जो है वो इस तरीके से उसको रबिंग और उसकी जो है उसको कोशिश करती है ठीक करने की, लेकिन अगर हो जाए तो अदरवाइज़ हम सेकंड ऑप्शन में फ़ीमेल को सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है बर्थ इंजरीज़। एक ऐसी इंजरीज़ जो बेबी की पैदा होने के वक़्त, डिलीवरी के वक़्त, बर्थ के टाइम पर जो उसको इंजरीज़ होती हैं उसको बर्थ इंजरीज़ बोलते हैं। और ये तब होती है जब बच्चे की जो पोजीशन है वो ब्रीच होगी और या फिर उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो फोर्सफुल होगी, मतलब उसको अभी उसकी इतनी डायलेशन नहीं हुई लेकिन क्या किया जा रहा है कि उसको ज़ोर से ऊपर से पुश किया जा रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, आउटर साइड पर फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसको बर्थ इंजरीज़ होने के जो है वो चांसेस होते हैं। बर्थ इंजरीज़ दैट अकर ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस आर लाइकली टू अकर व्हेन द बेबी इज़ लार्ज। The presentation is breech and forceful extraction is used. नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारी टर्म है कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू लाइफ स्टार्ट होती है उसको कंसेप्शन बोलते हैं। कंसीव करना फीमेल का जब मेल का स्पर्म आफ्टर इंटरकोर्स, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग सेल से जो है वो फ्यूज्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो फीमेल जो है वो कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस प्रोसीजर को जो है स्टार्टिंग पर कंसेप्शन, कंसीविंग जो है वो बोलते हैं। थैंक यू।